बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ रहेगा आज खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। केंद्र कृषि और किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 76वें गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किसानों के साथ अपने दिल्ली स्थित आवास पर संवाद किया। आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। देश भर के हमारे किसान भाई बहन परेड में भाग लेने देखने यहाँ आए और यहाँ बहुत प्रसन्न हैं और उनके साथ मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती में किसानों के लिए लाभ और कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कई प्रयत्न चल रहे हैं। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, और उसके अंतर्गत कई चीज़ें कर रहे हैं कि अगर गांव में पैदा करता है तो शहर में जो दाम मिलते हैं, गांव और शहर के अंतर बहुत होता है, वो अंतर कैसे कम हो पाए और किसान के पास ज़्यादा पैसे कैसे आ पाए। सब्सिडी के युक्तिकरण के प्रस्ताव भी किसानों की तरफ से आए हैं। तो अनेकों उपाय कृषि मंत्रालय अपने किसानों के लिए कर रहा है। दिल्ली स्थित पूसा में बागवानी क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 30 जनवरी तक किया जा रहा है। आइए इसमें क्या कुछ खास है दिखाते हैं आपको। बागवानी में डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करने से किसानों को फसल प्रबंधन में मदद मिलती है। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है, लागत कम होती है और पर्यावरण पर पड़ने वाला असर कम होता है। इसी को लेकर पूसा में बागवानी क्षेत्र में परिवर्तन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कुलपति ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय संगोष्ठी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा ये आयोजित किया गया है, जहाँ पे ये विभिन्न जो वैज्ञानिक गण हैं हमारे देश और विदेश से भी आए हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स आए हैं, किसान आए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जो इसको लगा रहे हैं। कई स्टार्टअप के लड़के हैं जो अपना जो भी खेत पे और या बागों पे कर रहे हैं उसको भी दिखाना चाहते हैं। और यहाँ हम चाहते हैं कि सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और डिस्कस करें कि ये जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है और कॉस्टली होने के कारण यहाँ सरकार के द्वारा जो हम डेवलपमेंट में चाहते हैं कि उसमें कुछ अनुदान मिले, जिससे कि ये टेक्नोलॉजी बागवानी क्षेत्र को, अगर हम 4.0 कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर 4.0, अगर उस तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ उत्पादन तो हम कर पा रहे हैं, उत्पादकता भी बढ़ा दिया है, लेकिन क्या गुणवत्ता में हमने क्या सुधार किया, क्वालिटी में क्या सुधार किया, किस तरह से हम निर्यात को बढ़ावा दें। तो इस सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो यहाँ डिजिटल हॉर्टिकल्चर का बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमें ये देखना है कि जो किसान है उसे हम किस तरह से प्रशिक्षण देकर इन तकनीकों की तरफ रुझान बढ़ाएं, और चाहे वो ड्रिप की सिंचाई हो, चाहे प्रिसिजन फार्मिंग हो, चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे हम वो जो रोबोटिक डेटा है या जो सैटेलाइट डेटा है उसको यूज़ करके खेती किस तरह से हम अच्छी तरह करें जिससे कि लागत में हम कमी कर सकें और उत्पादन को बढ़ा के और उसके क्वालिटी में सुधार करें, जिससे कि हम सभी क्षेत्र को कवर कर सकें। नहीं वो ताजे सब्जियों को, फल को हम पैदा करें, साथ ही प्रसंस्करण के लिए हम क्या उत्पाद कर रहे हैं, किस गुणवत्ता का उत्पाद कर रहे हैं, और
निर्यात के लिए किस तरह की क्वालिटी लाएं, इस तरह को अगर देखते हैं तो यहाँ डिजिटल फार्मिंग को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जो खाद्यान्न की तरह से वो उद्यानिक फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके उत्पाद का खपत बढ़ रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो किस तरह बढ़ाएंगे? बढ़ाने का क्षेत्रफल तो बहुत है नहीं, हमें वर्टिकल फार्मिंग में जाना होगा, हमें डिजिटल जो फार्मिंग की टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, और जो हम कहते हैं कि जो स्मार्ट जो फूड फैक्ट्री जिसमें वर्टिकल्स होते हैं, उसमें एलईडी की लाइट, जहां मतलब लागत किसी तरह भी आपको कम करना है, जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कहते हैं कि रेसिड्यू फ्यू प्रोडक्शन अगर हम कर पा रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। जहां हम देखना चाहते हैं कि जो भी उत्पाद हो उसमें कोई भी कीटनाशक या अन्य जो हैवी मेटल्स हैं इनके एक अंश ना हो, और ये तब जाके विदेशी बाजार में आगे बढ़ेंगे। और ये जितनी भी निर्यात को हम उत्पाद भेजते हैं उसमें सर्टिफिकेशन करना मस्ट होता है, चाहे यूरोपीय देश को भेजें, चाहे अमेरिका को भेजें, चाहे जापान को भेजें, चाहे साउथ ईस्ट एशिया भेजें। और इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह की जो केमिकल और कीटनाशक जो ये डाल रहे हैं उसका अंश उसमें ना रहे, सेफ हो। और सबसे बड़ा बाजार जो भारत के लिए है वो है नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादित जो हमारे प्रणाली से उत्पादित जो उत्पाद है उसे हम किस तरह बाजार में लें, और इसके डिमांड जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस सम्मेलन के बारे में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के कुलपति डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा ने कहा, ये जो कार्यक्रम है ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पर है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और इसका भी विशेष तौर से हॉर्टिकल्चर से लिंक करके बोलते हुए उस पर जो है ये डिस्कशन हो रहा है। और ये एक तरह का मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और जैसे कि अब जानते हैं कि हमारे पास कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और उन चुनौतियों को मद्देनज़र रखते हुए और उन चुनौतियों को साथ में लेकर के कि हम कैसे अपना उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और किसान भी जो है अपनी आमदनी में इजाफा कर सकता है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का जो प्रयोग है, समावेश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो सबसे बड़ी चुनौती है, बाहर का वातावरण हम हमेशा कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी जो है मैं ये कहूँगा कि ओलावृष्टि रहती है, तो इस तरह की कई जो है मौसम की ऐसी आपदा रहती है। तो इस तरह की जो परिस्थिति हैं, ऐसे में जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस फार्मिंग भी हम लोग करते हैं। तो इसी तरह से जो आपदा रहती है उनको सही समय रहते अगर हमें जानकारी मिल जाती है तो खेती एक बेहतर ढंग से हो जाती है। तो जैसे ग्रीन हाउस की भी मैं बात कर रहा था, तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज़ है, और इसी तरह से आप देखेंगे कि उसमें साथ में अगर हम सेंसर बेस्ड सिस्टम के साथ उसको जोड़ दें तो जितने भी हमारे इनपुट्स हैं, उन आदान हैं, उनका समुचित प्रयोग हो पाएगा। तो इसमें यही कहेंगे कि जितना भी हमारे इनपुट्स, उनका एक तरह से ऑप्टिमाइजेशन में ये है कि उनका समुचित सही ढंग से उसका जो प्रयोग है, चाहे पानी है, चाहे हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, चाहे हमारे जो है सीड है, तो जितने भी इनपुट हैं उनका समुचित प्रयोग हो और उनसे जो है हम लोग सही प्रयोग करते हुए अधिक उत्पादन और उत्पादकता जो है हम लोग बढ़ा सके। तो ये जो सिस्टम है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में, मैं सीधा एक सामान्य उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि एक मोबाइल ऐप जो एक तरह के एडवाइजरी सिस्टम हमारे को के रूप में काम करता है, तो एक सीधा सुधरा हुआ रूप जो मोबाइल ऐप में इस तरह के कई इस तरह की जानकारियां हैं जो किसान को एक तरह से पहले से ही उसके बारे में सचेत करता है, चाहे वो मार्केट के ट्रेंड्स हों उनके बारे में, और जो मौसम का अलर्ट है उसके बारे में। तो ये भी एक तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है जिसमें किसान को मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले से जानकारी मिल जाती है कि कैसा मौसम रहने वाला है और किस तरह का मार्केट ट्रेंड चल रहा है और किस तरह के उत्पादन जो है उसको करना चाहिए और कहाँ किस मंडी में ले जा करके उसको बेचना चाहिए। तो अभी जो इसका एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो और भी आगे जो इसकी तकनीक है डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम जो ये अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और पहले से ही जो एक तरह से इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं हम लोग, पहले से ही किसान इन्फॉर्म्ड रहेगा, उसको जानकारी रहेगी तो उसका जो रिस्क है वो कवर होगा। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि एक रियल टाइम असेसमेंट जो होता है उसकी जानकारी रियल टाइम असेसमेंट के माध्यम से जो परिस्थिति होगी उसका सही जानकारी जो है सही समय पर उनको किसानों को मिलती रहती है। वो उसी तरह से निर्णय लेकर के अपना उत्पादन और उत्पादकता में जो है वृद्धि कर सकता है।
इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रधान वैज्ञानिक विक्रमादित्य पांडे ने कहा, बागवानी के क्षेत्र में विशेष तौर से उत्पादकता को बढ़ाने, गुणवत्ता युक्त उत्पादन करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए, जिनमें कि मुख्य रूप से डिजिटल तकनीकों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप देखेंगे कि कई ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनमें अभी डिजिटल तकनीकों का उपयोग अभी नहीं हो पाया है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी ऐसी प्रयोगशालाएं हैं कि जिनमें अनुसंधान कार्य बहुत तीव्रता से चल रहे हैं। आवश्यकता इस बात की महसूस हुई कि पूरे संसार के और विशेष रूप से हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं और नीति निर्धारक जितने विशेषज्ञ हैं, इनको हम बुला करके एक साथ बैठकर अगर परिचर्चा करें तो जो भारत सरकार का ये लक्ष्य है 950 मिलियन टन बागवानी के उत्पादन का, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अमृत काल में बागवानी में अनुसंधान और विकास के क्या क्या हमको पहलू हैं जिनको ध्यान देना है, इसी विषय को लेकर जो हम ये 3 दिन का परिचर्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो उद्यानिक क्षेत्र को ट्रांसफार्म करने के लिए, नई दिशा देने के लिए, नवाचार के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से और विकास परियोजनाओं के माध्यम से, उसमें डिजिटल तकनीकों का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और हमें आशा है कि हम इसके लिए जो भविष्यगत रणनीति, अनुसंधान से संबंधित, नीतियों से संबंधित और जो हमारे प्रमोशनल स्कीम्स हैं या जो कार्यक्रम हैं जो किसानों तक सीधे इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है, इस पर परिचर्चा करेंगे और एक रोड मैप हम तैयार करके देश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों में पशुओं की देखभाल के बारे में। जिस तरह से बदलते मौसम में हम अपनी देखभाल करते हैं, वैसे ही हमारे पशुओं को भी विशेष ध्यान की जरूरत होती है। तो इस सर्दी के मौसम में हम कौन सी बातों का रखें ध्यान, कौन सी सावधानियां बरतें जिससे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, आइए जानते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात करेंगे सर्दियों में आंवला के पेड़ों की देखभाल और उन्हें रोगों एवं कीटों से बचाने के उपायों के बारे में। सर्दियों के मौसम में उचित देखभाल से आप अपने आंवला बागानों को स्वस्थ रख सकते हैं और आगामी फसल में बेहतर उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं। सर्दियों में आंवला के पेड़ों की देखभाल के उपाय। 1. खाद और उर्वरक का प्रयोग। सर्दियों में आंवला के पेड़ों में गोबर की सड़ी खाद और फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें। यह पौधों की जड़ों को पोषण प्रदान करेगा और उनकी वृद्धि में सहायक होगा। 2. कीट और रोग नियंत्रण। यदि दिसंबर में कीट और रोगों की रोकथाम के लिए छिड़काव नहीं किया गया है तो जनवरी के पहले सप्ताह में यह कार्य पूरा करें। इससे पौधों को कीटों और रोगों से बचाया जा सकेगा। 3. जल निकासी की व्यवस्था। बागों में जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। जलभराव से जड़ों को नुकसान हो सकता है और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। 4. पौधों की निगरानी। पुराने आंवला के पेड़ों की नियमित निगरानी करें। कीटों और बीमारियों के लक्षण दिखने पर तुरंत उचित उपाय करें ताकि संक्रमण पूरे बाग में न फैले। किसान मित्रों, सर्दियों में आंवला के पेड़ों की सही देखभाल से आप न केवल उन्हें रोगों और कीटों से बचा सकते हैं बल्कि आने वाले मौसम में बेहतर फल उत्पादन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। नियमित निगरानी, उचित खाद प्रबंधन और समय पर कीट नियंत्रण के उपाय अपनाकर आप अपने बागानों को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत के चलते ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो केवल अपनी जिंदगी को ही नहीं बदल रहे बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव ला रहे हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर एक कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया। इन्होंने अपने 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है।
तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की एक नई पहल के बारे में, जिसमें किसानों को गर्मा और जायद फसलों के बीज पर सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के मुख्य बिंदु: लाभार्थी बिहार राज्य के किसान, सब्सिडी सरकार गर्मा और जायद फसलों के बीजों पर विशेष सब्सिडी प्रदान कर रही है। आवेदन प्रक्रिया: किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? 1. वेबसाइट पर जाएं, कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। 2. पंजीकरण करें, यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो पहले पंजीकरण करें। 3. आवेदन पत्र भरें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि का विवरण और फसल की जानकारी भरें। 4. दस्तावेज अपलोड करें, आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण अपलोड करें। 5. सबमिट करें, सभी जानकारी की पुष्टि के बाद आवेदन सबमिट करें। योजना के लाभ: बीजों की लागत कम होगी, किसानों को बेहतर उपज मिलेगी, उनकी आय में वृद्धि होगी। किसान मित्रों, सरकार की यह पहल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। एक ऐसी योजना है जो हमारे किसानों के लिए तो लाभकारी साबित होती ही है, साथ ही साथ आपको बता दें कि आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया भी प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो आइए जानकारी के लिए रुख करते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का और विस्तार से जानते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं।
जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है कार्यक्रम के लिए, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं krishidarshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बताएं, दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।